बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल में हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 2 की और इसका सब्जेक्ट है एडवांस अकाउंटिंग। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है हमने एडवांस अकाउंटिंग का चैप्टर कंट्रैक्ट अकाउंट स्टार्ट किया। आज हम उसकी प्रॉब्लम प्रॉब्लम नंबर 3 करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम फॉर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपने इस प्रॉब्लम को लास्ट तक देखना है ताकि आपको ना इसके कंसेप्ट की अच्छे से समझ आए। और इसके अलावा प्रीवियस 2 वीडियोस के अंदर हमने प्रॉब्लम नंबर 1 और प्रॉब्लम नंबर 2 डिस्कस किया है आपसे, तो उनको लाजमी देखिएगा, क्योंकि अगर आपको कंसेप्ट समझना है ना तो उन 2 प्रॉब्लम्स को सीखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो ज़रूर हिट कर दें और चैनल को फॉलो भी कर लें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो न्यू बीकॉम पार्ट 2 के रिलेटेड तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इसके अलावा इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें ताकि स्टूडेंट्स आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो। तो अब आप बुक ओपन कर लें सुहेल अफजल प्लस MRF की। तो हम प्रॉब्लम नंबर 3 को साथ साथ रीड करेंगे और साथ साथ मैं आपको इसका कंसेप्ट भी बताता जाऊंगा। प्रॉब्लम नंबर 3 है अ फर्म ऑफ बिल्डर्स कैरिंग आउट लार्ज कंट्रैक्ट kept in a contract ledger, separate accounts for each contract. On 30th June 2010 द फॉलोइंग वाज शोन। स्टूडेंट्स, आपकी बुक पर यहाँ पर 2017 हो सकता है, क्योंकि मैंने ओल्ड बुक से ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप स्टूडेंट्स ने कंफ्यूज नहीं होना कि सर पता नहीं वैल्यूज भी तब्दील होंगी। वैल्यूज तब्दील नहीं एडवांस अकाउंटिंग में कभी भी होती, सिर्फ ईयर में डिफरेंस आता है। ईयर जो है ना वो हर साल ये चेंज करता है बुक वाला, तो बाकी सारी फिगर्स वैल्यूज सेम ही रहेंगी। द एक्सपेंडिचर इन कनेक्शन विद कॉन्ट्रैक्ट 555, यानी कि 555 एक कॉन्ट्रैक्ट है जो है 555, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट का नंबर है ना। तो उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ना आपको नीचे फॉलोइंग जो है ना मुख्तलिफ एक्सपेंडिचर दिए हैं, एक्सपेंस दिए हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट बनाने वाला बंदा कौन होता है? वो होता है कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार, जिसको उर्दू में कहते हैं, ठीक है ना। और कॉन्ट्रैक्ट को उर्दू में क्या कहते हैं जी? ठेका लिया हुआ है। और जिस पर्सन की ये बिल्डिंग बनानी है ना, वो कौन पर्सन होता है? उस पर्सन को कहते हैं कॉन्ट्रैक्टी। तो ये 3 चीजों को आपको पता होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्टर क्या है, कॉन्ट्रैक्टी क्या है। कॉन्ट्रैक्ट जिस चीज का कॉन्ट्रैक्ट लिया है तमीर करने के लिए, जिसका ठेका लिया हुआ है। कॉन्ट्रैक्टर क्या है? ठेकेदार है। कॉन्ट्रैक्टी क्या है? कि वो पर्सन जिस पर्सन की बिल्डिंग या जिस पर्सन की आपने चीज बनानी है, कॉन्ट्रैक्टर ने चीज बनानी है। फर्स्ट नंबर आपका एक्सपेंस है मटेरियल परचेज 58063। तो ये आपका एक्सपेंस है। आप मींस कॉन्ट्रैक्टर का ये क्या है? खर्चा है। कॉन्ट्रैक्टर ने मटेरियल खरीदा है बिल्डिंग बनाने के लिए, तो ये उसका खर्चा है। नेक्स्ट एक्सपेंस है मटेरियल फ्रॉम स्टोर्स 9785। तो स्टूडेंट्स, ये भी एक्सपेंस होता है कंट्रैक्टर का। कंट्रैक्टर ने अपने स्टोर के अंदर कुछ मटेरियल, सीमेंट वगैरह, बजरी वगैरह रखी थी, उसको स्टोर से उठाया, अब उसको यूज करने लगा, तो एक्सपेंस है उसका। नेक्स्ट आइटम है प्लांट विच हैज बीन यूज्ड फ्रॉम अदर कंट्रैक्ट 12523। यानी कि स्टूडेंट्स, ये आइटम इस कंट्रैक्ट की है ही नहीं। ये कंट्रैक्ट नंबर कौन सा है? 555 ये कंट्रैक्ट नंबर था, लेकिन उसने कहा कि ये प्लांट जो है वो अदर कंट्रैक्ट में यूज हो रहा है। एक प्लांट है इस कंट्रैक्टर के पास पड़ा हुआ है, वो इस कंट्रैक्ट में यूज नहीं हो रहा, किसी दूसरे कंट्रैक्ट में यूज हो रहा है, तो वो इस कंट्रैक्ट का तो नहीं ना खर्चा होगा। इस कंट्रैक्ट कौन सा है? ये जो कंट्रैक्ट नंबर है 555। तो इस ये आइटम जो है ना, ये हम जब कंट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे ना तो कंट्रैक्टर इसको रिकॉर्ड ही नहीं करेगा, क्योंकि वो प्लांट इस आइटम का खर्चा है ही नहीं। नेक्स्ट आइटम है एडिशनल प्लांट परचेज। तो स्टूडेंट्स, ये आइटम भी इस कंट्रैक्ट का खर्चा है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये प्लांट इस मतलब कंट्रैक्ट के अंदर जो यूज किया है वो तो किसी दूसरे कंट्रैक्ट में प्लांट को यूज किया गया ना, तो इस कंट्रैक्ट के लिए कोई प्लांट नहीं खरीदा गया। तो ये जो प्लांट आपको खरीदा हुआ नजर आ रहा है ना, एडिशनल प्लांट परचेज, तो ये इस कंट्रैक्ट का नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइटम है वेजेस 73634। ये वेजेस जो है वो इसी कॉन्ट्रैक्ट की उजरत है, यानी कि आपने अपने वर्कर्स को वेजेस दिए हैं, तो ये एक्सपेंस है इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए। नेक्स्ट आइटम है डायरेक्ट एक्सपेंसेस 2026। ये भी इस कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपेंस है। नेक्स्ट आइटम है एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस 8720। तो ये एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस भी होते हैं ना, ये भी खर्चा होता है, तो इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए है, तो ये खर्चा है इस कॉन्ट्रैक्ट का। द कॉन्ट्रैक्ट विच वॉज कमेस्ड ऑन 1 Feb 2010। यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 1
फरवरी 2010 को ये स्टार्ट हुआ है। ऊपर जो नजर आ रहा था ना आपको 30 जून 2010, वहां पर तो ये जाके एंड हो रहा था स्टूडेंट्स। क्यों सर, वो कैसे पता चला वहां पर जाके ये एंड हो रहा था? क्योंकि याद रखिएगा उस डेट के बाद आपको एक्सपेंडिचर्स शो हुए थे नीचे जितने भी मैंने पढ़े हैं। तो जब कंट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है ना, तो उसके बाद एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किए जाते हैं कि भाई मेरे कंट्रैक्ट के अंदर वेजेस लगी, डायरेक्ट एक्सपेंस लगे, एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस लगे। तो ये तमाम वो ऊपर वाली जो दी हुई थी ना, आपको डेट दी हुई थी, वो एंडिंग डेट थी इस कंट्रैक्ट की। तो स्टार्टिंग डेट ये है। अगर स्टार्टिंग डेट का नहीं पता चलता तो साथ कमेंस्ड का लफ्ज लिखा हुआ है, तो कमेंस्ड का मतलब होता है स्टार्ट। वॉज फॉर RS ₹3 लाख, यानी कि ये जो कंट्रैक्ट है ना, जो 1 फरवरी 2010 को स्टार्ट हुआ है, आपकी डेट यहाँ पर 2017 हो सकती है आपकी बुक में, मैं बार बार बता रहा हूँ। ये टोटल कंट्रैक्ट 3 लाख का लिया हुआ है। किसने? कंट्रैक्टर ने। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल कंट्रैक्ट जो था ना वो 6 लाख का था, तो इस तरह ये कंट्रैक्ट जो है टोटल प्राइस कितनी है कंट्रैक्ट की बिल्डिंग बनाने की? 3 लाख रुपया। एंड द अमाउंट सर्टिफाइड बाय द आर्किटेक्चर आफ्टर डिडक्शन ऑफ 20% रिटेंशन मनी वॉज ₹1,20,800। यानी कि स्टूडेंट्स ये जो आपको ये जो अमाउंट नजर आ रही है ना, 1,20,800 रुपया, ये 20% रिटेंशन मनी के बाद मिली है आर्किटेक्चर को, वर्क सेटिस्फाइड का। समझे बात को? अब बहुत से स्टूडेंट्स यहां पर कहने लग जाते हैं सर ये अमाउंट वर्क सेटिस्फाइड है। नहीं, ये अमाउंट कैश रिसीव है। उसने यहां पर ही तो आपको कंफ्यूज किया है। देखें स्टूडेंट्स, रिटेंशन मनी का मतलब होता है कि वो पैसा जो रोक लेता है। कौन रोक लेता है? कंट्रैक्ट ही रोक लेता है कि भाई वर्क तो कंप्लीट हो गया, हाँ तूने एक बिल्डिंग का एक फ्लोर कंप्लीट बना दिया, लेकिन वो बनाया भी तूने ठीक, मैं तुम्हें कंप्लीट पैसे नहीं दूंगा 100% उस फ्लोर का, मैं 20% अपने पास रखूंगा, तुझे 80% दूंगा। तो रिटेंशन मनी का मतलब होता है वो पैसा जो रोक लिया जाता है। कितने परसेंट रोक लिया गया पैसा कंट्रैक्ट की तरफ से? 20%। तो उसने कहा आफ्टर 20% टेंशन मनी, यानी कि 20% जब पैसा रोका गया ना, तो उसके बाद ये अमाउंट पे की गई है 1,20,800। तो इसका मतलब है ये टोटल अमाउंट नहीं है 100%। वर्क सेटिस्फाइड हमेशा टोटल अमाउंट होती है, याद रखिएगा। वर्क सेटिस्फाइड हमेशा 100% होता है। हाँ, 20% उसमें से जो होता है वो कंट्रैक्टर को ना बाद में मिलता है, जब वो कंट्रैक्ट को टोटल कंप्लीट कर लेता है। यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर जब ये कंट्रैक्टर टोटल कंट्रैक्ट को कंप्लीट कर लेगा ना, 3 लाख के कंट्रैक्ट को कंप्लीट करेगा, तब उसको जो है ना 100% एक फ्लोर का मिल जाएगा। अभी उसको 80% मिला है, यानी कि 20% उसने पैसा रोका है। तो कितने परसेंट ये पैसा उसने दिया है इसको, मतलब कॉन्ट्रैक्टर को? वो दिया 80%, 1,20,800 ये कैश रिसीव हुआ है। किसको? कंट्रैक्टर को। ये मैं आपको सोल्यूशन के अंदर प्रूफ करके भी बताऊंगा। नेक्स्ट देखिए, द वर्क बीइंग सेटिस्फाइड ऑन 30 जून 2010 है। 2010 की जगह 2017 भी हो सकता है। वो कहना ये चाह रहा है कि ये जो पैसा मिला है ना उसको, ये 30 जून 2010 को मिला है। नेक्स्ट देखें, उसने कहा है कि मटेरियल ऑन साइट जो साल के एंड पे, मतलब इस कॉन्ट्रैक्ट के एंड पे मटेरियल पड़ा हुआ है वो कितना है? 9858। यानी कि ये एंडिंग मटेरियल है, जो कि हम कहाँ पर लिखते हैं? क्रेडिट साइड पर लिखते हैं। ये इनकम होती है कंट्रैक्टर की, ये बचा हुआ मटेरियल है उसके लिए। नेक्स्ट देखें, अ कॉन्ट्रैक्ट प्लांट लेजर वाज आल्सो केप्ट इन विच डेप्रिसिएशन वाज डेल्ट विद मंथली। यानी कि इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मंथली प्लांट के ऊपर डेप्रिसिएशन ली गई है। नेक्स्ट देखिए, उसने कहा कि डेप्रिसिएशन जो 30 जून 2010 को ये कॉन्ट्रैक्ट जो कंप्लीट हो रहा है ना, 2010 की जगह 2017 आ सकता है आपकी बुक में, जब ये कंप्लीट हुआ तो डेप्रिसिएशन पूरे मंथ की जब टोटल की गई तो वो थी 1130। यानी कि फेब की भी डेप्रिसिएशन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये सब मंथ की डेप्रिसिएशन को जब जमा कर लिया गया तो जमा करके एक डेप्रिसिएशन की अमाउंट उसने दे दी 1130। नेक्स्ट वो कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू, मतलब आपने प्रिपेयर करना है कंट्रैक्ट अकाउंट बनाना है आपने, जो हमें बताया कि हमें कंट्रैक्टर को कितना प्रॉफिट हुआ है जो कंट्रैक्ट कंप्लीट हो रहा है 30 जून 2010 को। तो ये जो ऊपर मैंने डेप्रिसिएशन आपसे बोला, ये क्या होती है? ये भी कंट्रैक्टर के लिए एक एक्सपेंस होता है। तो अब आपने सिर्फ कंट्रैक्ट अकाउंट बनाना है, जस्ट कंट्रैक्ट अकाउंट आपने बनाना है और उसमें बताना है कि प्रॉफिट कितना है। तो अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं? सोल्यूशन की तरफ मूव ऑन करते हैं और देखते हैं फर्दर इसकी डिस्कशन क्या होगी। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब आप क्या करेंगे? सॉल्यूशन जब भी पेपर में करेंगे, आपने सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को इस फॉर्मेट में बनाना है। रेफरेंस
फिर अमाउंट, फिर रेफरेंस, फिर अमाउंट। जो आपको आपकी स्क्रीन पर लेफ्ट साइड पर नजर आ रहा होगा रेफरेंस और अमाउंट, ये डेबिट साइड है। जो राइट साइड पर नजर आ रहा होगा रेफरेंस और अमाउंट, ये क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड पर आप रिकॉर्ड करेंगे तमाम एक्सपेंसेस जो कि आपको इस क्वेश्चन में दिए हुए हैं, और क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे इनकम्स जो कि इस क्वेश्चन में मौजूद हैं। तो सबसे पहला हमारा एक्सपेंस कौन सा है, वो है मटेरियल परचेज। मैंने आपको बताया था जब अभी क्वेश्चन को रीड किया, तो मटेरियल परचेज क्या है, इस कंट्रैक्ट 555 जिसका अकाउंट नंबर है, ये इसके लिए क्या है, एक्सपेंस है। तो अमाउंट कितनी है, 58063। इसको आप अमाउंट वाले कॉलम में रिकॉर्ड कर लेंगे। नेक्स्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे मटेरियल ऑन स्टोर, तो ये कितना है, 9785। इसकी भी अमाउंट आप बाहर लिखेंगे, मैंने आपको बताया था ये हमारा एक्सपेंस है। नेक्स्ट आप आइटम लिखेंगे यहां पर एज अ एक्सपेंस डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट। प्लांट पर जो डेप्रिसिएशन ली थी उसने 1130, ये क्वेश्चन के बिल्कुल एंड पर, तो वो भी आपका खर्चा है, इस कंट्रैक्ट का खर्चा है। डेप्रिसिएशन वैसे भी खर्चा होती है, तो आपने इसको भी यहां पर रिकॉर्ड कर लेना है। नेक्स्ट आइटम यहां पर एक्सपेंस क्या लिखेंगे, वेजेस 73634। तो वेजेस भी आपको पता है एक्सपेंस होता है कंट्रैक्ट के लिए। नेक्स्ट आइटम जो एज अ एक्सपेंस आप रिकॉर्ड करेंगे वो है डायरेक्ट एक्सपेंस 2026। तो आपको पता है ये भी कंट्रैक्टर के लिए क्या है, एक खर्चा है इस कंट्रैक्ट के लिए। नेक्स्ट आइटम एज अ एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस 8720। तो ये भी खर्चा है, इसको भी डेबिट साइड पर रिकॉर्ड किया जाएगा इस कंट्रैक्ट के अंदर। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब हमारी डेबिट साइड, बिल्कुल डेबिट साइड के अंदर जितने भी एक्सपेंस है ना हमने रिकॉर्ड कर ली है। अब इनकम साइड की बात करते हैं, यानी कि क्रेडिट साइड की बात करते हैं। तो सबसे पहले है, तो आप इनकम में जो सबसे पहले जो दो चीजें आती है ना, वो आता है वर्क सेटिस्फाइड और वर्क अनसेटिस्फाइड। ये इनकम ही होती है, ठीक है ना। तो अनसेटिस्फाइड तो इस क्वेश्चन में हमें दिया नहीं हुआ, वर्क सेटिस्फाइड दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, वर्क सेटिस्फाइड को भी लिखने से पहले आप ना एक अकाउंट को ओपन करेंगे, वो है वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। आपने इसको ओपन कर लेना है, इसकी ऐसे हेडिंग पेपर में देनी है, अदरवाइज आपके नंबर कटेंगे। इसके अंदर लिखना पहले वर्क सेटिस्फाइड। तो वर्क सेटिस्फाइड की अमाउंट नहीं थी आपको दी हुई, आपको पेपर के अंदर यानी कि सॉरी क्वेश्चन के अंदर आपको कैश रिसीव दिया हुआ था, क्योंकि उसने कहा था आफ्टर 20% रिटेंशन मनी। जब हमने 20% पैसा रोक लिया, कंट्रैक्टर कह रहा है जब मैंने 20% पैसा रोक लिया उसके बाद मैंने ये अमाउंट पे की, किसको, कॉन्ट्रैक्टर को, 1,20,800 की। तो इसका मतलब है उसने हमें 100% नहीं मतलब पेमेंट की, तो जो कि वो नहीं भी करता। लेकिन हमने जब एज अ इनकम रिकॉर्ड करना है ना वर्क सेटिस्फाइड को, हमने 100% ही रिकॉर्ड करना है, क्योंकि हमें पता है फ्यूचर में हमें ये 20% पैसा मिल जाना है, ठीक है ना। सिर्फ ये कंट्रैक्टर ने इस वजह से हमारा पैसा रोका हुआ है, ताकि वो अपने दिल की तसल्ली करना चाह रहा है कि मैं कहीं इस कंट्रैक्ट को छोड़कर चला ना जाऊं, कहीं कंट्रैक्टर इस कंट्रैक्ट को छोड़कर भाग ना जाए। तो आपने टोटल 100% कैलकुलेशन करनी है। यहां पर जो वर्क सेटिस्फाइड के अमाउंट लिखेंगे, आप 100% अमाउंट लिखेंगे। अब कैसे करेंगे, वर्क सेटिस्फाइड लिखेंगे, अंदर ही अमाउंट करेंगे। कैश रिसीव आपका कितना है, मतलब लिखा नहीं हुआ, कैश रिसीव लिखना नहीं है, आपने लिखना है 1,20,800 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 80, क्योंकि 20% आपने 100% से माइनस करें ना तो पीछे 80% बचता है। तो मल्टीप्लाई 100 डिवाइड 80 करेंगे तो आपके पास आएगा 1,51,000, 1,51,000। ये है वर्क सेटिस्फाइड, यानी कि इतने पैसे इसको मिलने चाहिए थे कंट्रैक्टर को, लेकिन दिए कितने, 1,20,800, क्योंकि 20% तो उसने होल्ड करके रखे, अपने पास रखे कंट्रैक्टी ने। अब नेक्स्ट अनसेटिस्फाइड, वर्क अनसेटिस्फाइड तो है नहीं, इसलिए ये इस 1,51,000 को हम बाहर लिख देंगे, आउटर कॉलम में लिख देंगे अमाउंट के खाने के अंदर। नेक्स्ट कौन सी इनकम है, वो है मटेरियल ऑन साइट, जो कि साल के एंड पर मटेरियल बचा था, वो आपके क्वेश्चन में एंड पर मौजूद है। वो कितना है, 9858। तो यहां पर आपने दो इनकम्स बस आपकी आई हैं। अब क्या करें, क्रेडिट साइड का टोटल कर लें। अब जब क्रेडिट साइड को आपने जमा करना है तो आपका जमा आएगा, मतलब टोटल आएगा क्रेडिट साइड का 1,60,858। ये टोटल आ गया आपका क्रेडिट साइड का। इसमें से तमाम डेबिट साइड के एक्सपेंडिचर माइनस कर दें तो अगर तो पॉजिटिव में जवाब आ गया कैलकुलेटर से तो याद रखिएगा आपका प्रॉफिट है, नेगेटिव में जवाब आया तो याद रखिएगा लॉस है। तो आपने जब इस अमाउंट में से 1,60,850 में से तमाम एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो आपके पास जवाब आएगा 7,500। तो ये क्या है, ये प्रॉफिट है। लेकिन स्टूडेंट्स ये सारे का सारा प्रॉफिट मैंने कहा था कंट्रैक्टर अपने बीवी बच्चों को यानी कि अपने जाती इस्तेमाल के लिए
नहीं दे सकता, नहीं यूज कर सकता। क्यों? क्योंकि कंट्रैक्टर ने कहना है कि इसमें से मैंने कुछ पैसा एज अ रिजर्व रखना है अपने पास, क्योंकि आने वाले फ्यूचर की प्रोडिक्शन नहीं की जा सकती। फ्यूचर में कोई ना कोई लॉस हो सकता है, कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है कि मुझे मेरे वर्कर्स की तरफ से या कुछ सूरत हाल की वजह से, सिचुएशन की वजह से मुझे लॉस हो सकता है, मेरा मटेरियल ज़ाया हो सकता है, या मुझे कोई मजदूर छोड़कर भी जा सकता है। कोई ना कोई सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। तो उस नुकसान को बियर करने के लिए ना इस बंदे ने ये पैसा अपने साइड पर एज अ रिजर्व रख लेगा, ताकि फॉर एग्जांपल अगर अचानक से इसको ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी कि इसको लॉस आ गया, तो ये कहां से पैसा लेके आएगा? सब पैसा तो इसने खा लिया होगा। ये जो 7500 है फॉर एग्जांपल, ये इसने सारा ये अगर खा लिया है, तो अचानक से कंट्रैक्ट के अंदर लॉस हो गया, तो ये पैसा फिर कहां से निकालेगा? तो ऐसी सिचुएशन में इसको रिजर्व मेंटेन करना पड़ेगा। तो रिजर्व मेंटेन करने के लिए ये क्या करेगा? कंट्रैक्ट अकाउंट की डेबिट साइड पर लिखेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, इसने अपने पास पैसे कितने रखने हैं 7500 में से, और इसने एज अ रिजर्व कितने पैसे रखने हैं, बचाकर कितने पैसे रखने हैं इसने। तो इस सिचुएशन के लिए ना क्या करना पड़ता है? एक कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे, नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब देखिए यहाँ पर आप वर्किंग करेंगे कि आपका कंट्रैक्ट कितने परसेंट कंप्लीट हुआ है, जो कि आप ये निकालने के लिए देखोगे। इस वजह से देखोगे कि ये 7500 में से कंट्रैक्टर को कितने पैसे एज अ प्रॉफिट अपने पास रखने चाहिए, और कितने पैसे एज अ रिजर्व बचा कर रखने चाहिए, ताकि किसी भी सिचुएशन में वो पैसा वो यूज कर ले। तो परसेंटेज ऑफ कंट्रैक्ट कंप्लीटेड पेपर के अंदर आपने ये वर्किंग करनी है। इसका फार्मूला होता है इज इक्वल टू वर्क सेटिस्फाइड डिवाइडेड बाय कंट्रैक्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। वर्क सेटिस्फाइड कितना हुआ था, जो कि आप इस सोल्यूशन वाले कंट्रैक्ट अकाउंट में निकाल के आए हैं, 1,51,000। इसको डिवाइड करेंगे, टोटल कंट्रैक्ट की प्राइस कितनी थी? वो थी 3 लाख का टोटल कंट्रैक्ट मिला था, जिसमें से 1,51,000 तक अभी उसने कंट्रैक्ट कंप्लीट किया है। मल्टीप्लाई बाय 100, तो अब जब आप डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे ना वैल्यूज को, तो आपके पास आएगा 50.33%, यानी कि 50% आपके पास 50% आया। अब नीचे देखें, मैंने नीचे लिखा हुआ है कि अगर आपका कंट्रैक्ट कंप्लीट हो 50% या 50 से ज्यादा, एग्जैक्ट एग्जैक्ट 50% या 50 से ज्यादा हो, तो तब आप नीचे दिए गए हुए दो फार्मूलों को में से कोई एक यूज करेंगे। नंबर 1 फार्मूला क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस निकालने, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकालने के लिए, ठीक है ना, वही रिजर्व निकालने के लिए और प्रॉफिट निकालने के लिए। पहला फार्मूला है प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 2/3 मल्टीप्लाई बाय 80%। 80% सर कहां से आया? देखो उसने अगर 20% रिटेंशन मनी अपने पास रख लिया कंट्रैक्टी ने, तो पीछे 80% ही उसने पैसा दिया था ना, 1,20,800 रुपया, वो 80% ही बनता है। या ये फार्मूला यूज कर लें। अगर इस फार्मूले की आपको समझ में नहीं आती, तो आप ये वाला फार्मूला यूज कर लें, इज इक्वल टू प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 2/3 मल्टीप्लाई बाय कैश रिसीव डिवाइडेड बाय वर्क सेटिस्फाइड। ये वाला फार्मूला यूज कर लें आप। दोनों में से कोई भी फार्मूला यूज कर लें, प्रॉफिट निकालने के लिए और ये देखने के लिए कि कंट्रैक्टर को रिजर्व के लिए अमाउंट कितनी रखनी चाहिए, किस अमाउंट में से, वो जो उसको प्रॉफिट हुआ है 7,500। तो अब ये मैंने दो फार्मूले बता दिए। अगर फॉर एग्जांपल ये परसेंटेज मेरी 49 भी आ जाती ना, यानी कि मेरा कंट्रैक्ट कंप्लीट है 49%, तो तब मैं ये 2/3 इन दोनों फार्मूले में नहीं था मैं यूज कर सकता, फिर मैंने यूज करना था 1/3। इसलिए आप स्टूडेंट्स को पेपर में बहुत अच्छे से इस चीज को समझना चाहिए और करना चाहिए आपको कि मैंने कंट्रैक्टर ने, यानी कि उसको टोटल प्रॉफिट हुआ है 7,500 का, तो उसने रिजर्व के लिए कितना पैसा बचाना है और अपने पास कितना पैसा रखना है, उसके लिए उसको ये देखना पड़ेगा कि मेरा कंट्रैक्ट कंप्लीट कितना है। अगर 50% या 50 से ज्यादा कंप्लीट है, तो फिर ये 2/3 वाला फार्मूला लगेगा। लेकिन अगर 50 से 1% भी कम है, 49% कम है, तो फिर इस फार्मूले के अंदर चेंजिंग आ जाएगी, 1/3 आ जाएगी, जो कि आने वाले क्वेश्चंस के अंदर यूज होता है। तो अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट वहां पर ही चलते हैं कंट्रैक्ट अकाउंट में और देखते हैं कि प्रॉफिट कितना रखेगा वो और रिजर्व कितना रखेगा। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब कंट्रैक्ट अकाउंट की डेबिट साइड पर आप क्या करेंगे, जहां पर लिखा हुआ है ना प्रॉफिट आपके पास आया 7,500, इसके नीचे लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके नीचे फार्मूला लगा दें। फार्मूला मैंने फर्स्ट वन यूज किया है, सेकंड वन फार्मूला भी यूज करके आपको मैं प्रूव करके दे दूंगा कि यही जवाब आएगा। फार्मूला कौन सा लिखा है? प्रॉफिट कितना, 7,500 मल्टीप्लाई 2/3, 2/3 जिसको कहते हैं, मल्टीप्लाई बाय 80%, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 80 डिवाइडेड बाय 100। तो जब आप 7,500 को मल्टीप्लाई 2 करेंगे, डिवाइड 3 करेंगे, फिर मल्टीप्लाई 80 करेंगे, डिवाइड 100 करेंगे ना, तो आपके पास 4,000 आएगा। यानी कि 4,000 रुपया जो है ना कंट्रैक्टर अपनी जेब में रख सकता है। यानी कि अपनी जेब में रखने का मतलब क्या है? अपने जाती इस्तेमाल के लिए वो यूज कर सकता है।
और बकाया अमाउंट कितनी बचती है 7500 में से 4000 को माइनस करें, बकाया बचती है 3500। तो 3500 वो एज अ रिजर्व अपने पास रख लेगा। तो चाहे ये 3500 के सामने मैंने प्रॉफिट सी ओवर डी लिखा है, लेकिन चाहे आप इसके सामने रिजर्व फॉर कॉन्टीजेंट भी लिख सकते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपको बताया था। या आपके डिफरेंट टीचर्स भी आपको बताएंगे कि इस अमाउंट के सामने आपको रिजर्व फॉर कॉन्टीजेंट लिखना चाहिए। अगर आप लिख दें इस अमाउंट के सामने रिजर्व फॉर कॉन्टीजेंट फिर भी ठीक है, अगर ना लिखें जो मैंने यूज किया हुआ है नेम वो लिख दें तो तब भी ठीक है, पेपर वाला आपका क्वेश्चन। अगर आप रिजर्व फॉर कॉन्टीजेंट भी लिख दें तब भी ठीक है, कोई मसला नहीं है। अगर मेरी दी हुई चीज जैसे मैंने फॉर्मेट में नीचे 3500 के सामने लिखा हुआ है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं बार बार आपको कह रहा हूं। अब फॉर एग्जांपल अगर आप पहला फार्मूला नहीं यूज करना चाहते, दूसरा फार्मूला यूज करना चाहते हैं, तो कैसे यूज होगा? यूज इस तरह होगा, वो फार्मूला होता है प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 2/3 मल्टीप्लाई बाय कैश रिसीव डिवाइडेड बाय वर्क सेटिस्फाइड। प्रॉफिट की जगह क्या आएगा? प्रॉफिट की जगह आएगा 7500 मल्टीप्लाई बाय 2/3 मल्टीप्लाई बाय कैश रिसीव कितना था 1,20,800 और वर्क सेटिस्फाइड कितना था? वो था 1,51,000। तो इस तरह वैल्यूज को आप करेंगे तब भी आपका आंसर 4000 ही आएगा। जैसे मैंने बोल के आपको बताया, ऐसे ही करके भी देख लीजिएगा, फिर भी आंसर 4000 ही आएगा। यानी कि 4000 का मतलब ये कंट्रैक्टर को 4000 रुपए अपनी जेब में रखना चाहिए 7500 में से, जो कि उसको एक्चुअल प्रॉफिट हुआ है, और 3500 रुपया उसको एज अ रिजर्व रखना चाहिए। यानी कि फ्यूचर में अगर कोई ना कोई सिचुएशन क्रिएट होगी कि उसको मटेरियल मंगवाना पड़ सकता है, कोई ज़ाया हो गया मटेरियल, कोई वेस्ट हो गया मटेरियल, तो वो इस 3500 वाली अमाउंट को यूज करेगा। रिजर्व फॉर कॉन्टीजेंट का ये मतलब होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई थिंक सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई इस वीडियो के रिलेटेड, कोई इशू आया, तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें, इंशाल्लाह आपको आंसर किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।